नमस्ते। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसे रहस्य को सुलझाने जो हजारों साल तक जमीन के नीचे दफन था। ये कहानी है एक भूली बिसरी सभ्यता की और उसके खोए हुए शहरों की, जिन्हें एक दिन अचानक फिर से खोज लिया गया। जरा सोचिए, कुछ बच्चे खेल खेल में एक पुराने टूटे फूटे खंडर को देखते हैं और उसकी कारीगरी की तारीफ करने लगते हैं। सुनने में तो एक बहुत मामूली सी बात लगती है ना, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा सुराग ही एक पूरी खोई हुई दुनिया का दरवाजा खोल देता है। तो ये है हमारी आज की पड़ताल की केस फाइल। हम इन 6 पड़ावों से गुजरते हुए हड़प्पा सभ्यता के रहस्यों को एक एक करके सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पुरातात्विक जांच को शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, एक खोई हुई दुनिया की फिर से खोज। ये कहानी किसी प्लानिंग की नहीं बल्कि एक इत्तेफाक की है, जहां कुछ रेलवे इंजीनियरों ने अनजाने में दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक पर ठोकर मार दी। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। लगभग 4700 साल पहले हड़प्पा के शहर अपनी पूरी शान में थे। फिर हजारों साल की खामोशी और सिर्फ 150 साल पहले ब्रिटिश इंजीनियरों को ये जगह मिली। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन हजारों साल पुरानी बेहतरीन पकी हुई ईंटों को उखाड़कर रेलवे लाइन के नीचे भर दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या बर्बाद कर रहे हैं। फिर दशकों बाद करीब 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस जगह की जांच की और तब जाकर दुनिया को पता चला कि ये कोई मामूली टीला नहीं बल्कि एक विशाल और महान प्राचीन सभ्यता का सबूत है। चलिए अब अपने दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, एक हड़प्पाई शहर की संरचना। इस केस में हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग खुद ये शहर हैं। ये एक ऐसे उन्नत शहरी जीवन का खाका पेश करते हैं जिसकी उस जमाने में कल्पना करना भी मुश्किल है। हड़प्पा के शहरों की बनावट में एक बहुत साफ योजना दिखाई देती है। शहर आप कह सकते हैं 2 हिस्सों में बटे होते थे। पश्चिम में ऊंचाई पर बना एक छोटा हिस्सा जिसे हम गढ़ या सिटाडेल कहते हैं, और पूर्व में निचले स्तर पर एक कहीं ज्यादा बड़ा हिस्सा जिसे लोअर टाउन कहा जाता था, जहां ज्यादातर आम लोग रहते थे। एकदम साफ एक संगठित बंटवारा। उस ऊंचे यानी गढ़ वाले हिस्से में कुछ बहुत ही खास इमारतें थीं, जैसे मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार, जो शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता होगा। कालीबंगन और लोथल जैसी जगहों पर अग्निकुंड मिले, जहां हो सकता है यज्ञ होते हों। और कई शहरों में अनाज रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम। ये सिर्फ ढांचे नहीं हैं, ये सबूत हैं एक जटिल सामाजिक और धार्मिक जीवन के। और ये सब कुछ बना था ईंटों से, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी ईंटें नहीं थीं। इन्हें इतनी अच्छी तरह पकाया गया था कि ये हजारों साल तक टिकी रहीं। और उन्हें जोड़ने का तरीका इंटरलॉकिंग पैटर्न, यानी एक दूसरे में फंसाकर। इससे जो दीवारें बनती थीं वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत होती थीं। ये उनकी शानदार इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन जो चीज शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी स्वच्छता प्रणाली। सोचिए, ढकी हुई नालियां जो एकदम सीधी लाइनों में बनी थी और उनमें पानी की निकासी के लिए हल्की ढलान भी थी। हर घर की नाली सड़क की बड़ी नाली से जुड़ती थी और सफाई के लिए बीच बीच में मैनहोल भी थे। मतलब घर, नालियां, सड़कें, सब कुछ एक साथ एक ही मास्टर प्लान का हिस्सा था। उस जमाने के हिसाब से ये वाकई असाधारण था। किसी भी जांच में बड़ी तस्वीर देखने के बाद छोटी छोटी चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी होता है। तो अब शहर की बनावट से हटकर चलिए उन सुरागों को देखते हैं जो हड़प्पा के लोग अपने पीछे छोड़ गए, मोहरों से लेकर खिलौनों तक। हड़प्पा के शहरों में हमें विशेषज्ञों के होने का सबूत मिलता है। विशेषज्ञ मतलब वो इंसान जिसे सिर्फ एक ही तरह का काम करने की ट्रेनिंग मिली हो, जैसे पत्थर काटना, मनकों को चमकाना या फिर मोहरों पर नक्काशी करना। तो एक तरफ किसान थे जो गांवों में अनाज उगा रहे थे, और दूसरी तरफ ये शहरी विशेषज्ञ थे जो व्यापार और कला को आगे बढ़ा रहे थे। ये एक जटिल शहरी अर्थव्यवस्था की निशानी है। ये सिर्फ चीजें नहीं है, ये उनकी जिंदगी में झांकने वाली खिड़कियां हैं। एक तरफ व्यापार के लिए चौट पत्थर से बने एकदम सटीक वजन के बाट, जो बताते हैं कि उनका व्यापार कितना व्यवस्थित था। जानवरों की नक्काशी वाली पत्थर की मोहरें, जो शायद व्यापारियों की अपनी पहचान या ब्रांड हुआ करती थीं। और दूसरी तरफ कार्नेलियन पत्थर के खूबसूरत मनके और मिट्टी के खिलौने, जैसे कि छोटी छोटी बैलगाड़ियां। ये हमें उनके रोजमर्रा के जीवन, उनके शौक और उनके बच्चों की दुनिया की एक झलक देते हैं। और हाँ, वो गेहूं, जौ, दालें और चावल जैसी फसलें उगाते थे।
यानी हजारों साल बाद भी हमारा भोजन कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा रहस्य हमारे सामने आता है, उन मुहरों पर मिली हड़प्पाई लिपि। ये इस उपमहाद्वीप में लेखन का सबसे पुराना रूप है, पर इसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। जरा सोचिए, इन छोटे छोटे चिन्हों में कितने राज दफन होंगे, उनकी भाषा, उनके नाम, उनकी कहानियां जो हम आज तक जान नहीं पाए हैं। अब हमारी जांच का दायरा और भी बड़ा होने वाला है। चौथा पड़ाव, वैश्विक व्यापार का इंजन। आइए कच्चे माल के सुरागों का पीछा करते हैं और उनके उस विशाल व्यापार नेटवर्क का पता लगाते हैं जिसने उनके शहरों में जान फूंक रखी थी। इस पर एक नजर डालिए। हड़प्पा के लोग सिर्फ अपने आसपास की चीजों से काम नहीं चला रहे थे, वो तांबा मंगवाते थे राजस्थान और दूर ओमान से, सोना आता था कर्नाटक से, टिन आता था अफगानिस्तान और ईरान से, और कीमती पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। ये एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क था जिसने हड़प्पा के शहरों को ताकत दी और उन्हें अमीर बनाया। तो सवाल ये उठता है कि वो सैकड़ों हजारों मील दूर से ये सारा सामान लाते कैसे थे? इसके सुराग हमें फिर से उन्हीं छोटी छोटी मिली हुई चीजों में मिलते हैं, जैसे मिट्टी की बनी खिलौना गाड़ियां और उन मोहरों पर बने नावों के चित्र। ये साफ इशारा करते हैं कि वो जमीन और समंदर दोनों रास्तों का इस्तेमाल करते थे। और अब हम पहुंचते हैं अपनी जांच के सबसे बड़े और सबसे ठंडे पड़ चुके मामले पर। 5वां पड़ाव, महान विलुप्ति। आखिर इतनी उन्नत, इतनी व्यवस्थित सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? आज से लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। वो शहर जो सदियों से फल फूल रहे थे, अब पतन की ओर बढ़ने लगे। ये तारीख हड़प्पा की कहानी में एक दुखद मोड़ है। इसके जो पुरातात्विक सबूत हैं वो बिल्कुल साफ हैं। लोगों ने धीरे धीरे शहर छोड़ने शुरू कर दिए। लेखन, मुहरें और बाट सब इस्तेमाल से बाहर हो गए। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे। उनकी बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था टूट गई। और तो और सड़कों के ऊपर ही कमजोर और छोटे छोटे घर बनने लगे। सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि समाज बिखर रहा था। तो इसके पीछे कौन था? हमारे पास कुछ मुख्य संदिग्ध हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि नदियां सूख गई या भयंकर बाढ़ आई, यानी कोई पर्यावरणीय आपदा हुई। कुछ का मानना है कि शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया और सामाजिक व्यवस्था ही टूट गई। और सच तो शायद ये है कि कोई एक कारण सभी शहरों के पतन की वजह नहीं बता सकता। ये आज भी एक अनसुलझा मामला है। अपनी जांच के अंत में आइए हड़प्पा सभ्यता को एक वैश्विक संदर्भ में रखकर देखते हैं। हमारा आखिरी पड़ाव, हड़प्पा और फिरौन। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि वो अपने समय की दूसरी महान सभ्यताओं से कितने अलग और अनोखे थे। ये दो महान समकालीन सभ्यताओं की कहानी है। एक तरफ थे हड़प्पा के शहर जो जिंदा लोगों के लिए बनाए गए थे। उनका पूरा ध्यान सार्वजनिक कामों पर था, जैसे स्नानागार, कुएं और नालियां, जो एक सामुदायिक शहरी जीवन को बेहतर बनाते थे। वहीं दूसरी तरफ थे मिस्र के पिरामिड, जो मृतकों के लिए बनाए गए थे। शासकों के लिए विशाल मकबरे, जो मृत्यु के बाद की जिंदगी के लिए खजानों से भरे थे। तो एक तरफ सामुदायिक जीवन और सार्वजनिक कल्याण के लिए बने शहर, और दूसरी तरफ राजाओं और परलोक के लिए बने विशाल स्मारक। ये फर्क हमें इन दो महान सभ्यताओं के मूल सिद्धांतों के बारे में क्या बताता है? वो किसे सबसे ज्यादा महत्व देते थे, समुदाय को या राजा को? इस सवाल के साथ हम आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।